नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मध्यकालीन इतिहास में जो गुलाम वंश की शुरुआत होती है, बेसिकली सल्तनत काल की शुरुआत होती है गुलाम वंश से, उसके बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश या मुमलुक डायनेस्टी या दास वंश भी बोला जाता है। और ये लेक्चर है, ये एक जो इसका पीपीटी होगा वो हिंदी मीडियम है और बाय लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन अगर आपको जो है ना इंग्लिश मीडियम का पीपीटी देखना है और बाय लैंग्वेज में लेक्चर सुनना है तो आप नॉलेज स्ट्रीम चैनल में प्लेलिस्ट में मेडिवल हिस्ट्री सेक्शन में जाके जो है ना वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश या ममलुक डायनेस्टी या दास वंश। तो जो गुलाम वंश जो है ना 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था और इसकी जो विस्तार था, एक्सटेंशन था, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्ट जो पार्ट है बंगाल का, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है, वहाँ से लेकर वेस्ट में पाकिस्तान जो प्रेजेंट है वहाँ तक इसका विस्तार था। और नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर सेंट्रल इंडिया, मतलब लगभग सारा नॉर्थ जो है ना में इनका विस्तार था। गुलाम वंश या मुगलक डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी। तो और इसका जो स्थापना जैसा हम जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसको दास वंश या मुगलक डायनेस्टी क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1206 से 1290 तक मोहम्मद गौरी की मौत के बाद दिल्ली के सिंहासन पर जो भी राजा उसमें विराजमान हुआ था या बैठा था, तो उसमें जो है ना सभी मुस्लिम शासक या तो खुद गुलाम थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसी के बाद जो इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन का दामाद था वो गुलाम का गुलाम कहा जाता है, मतलब या तो गुलाम थे या गुलाम के वंशज थे। इसलिए इस वजह से जो है ना इस डायनेस्टी को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। राजवंश के शासकों को आमतौर पर गुलाम वंश और ममलुक सुल्तान भी बोला जाता है। ममलुक वर्ड आया है बेसिकली कुरान से। कुरान में दास को ममलुक भी बोला जाता है, तो इस वंश को ममलुक डायनेस्टी या ममलुक वंश भी बोला जाता है। और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी और जो है ना इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो ये जो मुमलुक टर्म है, ये जो शब्द है, ये कुरान से लिया गया है दास के लिए। मोहम्मद गौरी ने पूरा गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक की देखभाल में जो है ना अपनी भारतीय संपत्ति छोड़ दी थी जब वो इंडिया से गया था 1205 ईस्वी के आसपास। और उसके पश्चात जो है ना जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सुना उसकी मालिक या उसके मास्टर की डेथ हो गई है गजनी में, तो उसने जो है ना गजनी से अपने संबंध विच्छेद कर लिया और एक इंडिपेंडेंट साम्राज्य की स्थापना की भारत पर। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी के बीच माना जाता है। मूल रूप से एक तुर्की गुलाम था और मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा गया था, जिसे उसने बाद में गवर्नर बनाया। और गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना सैन्य मुख्यालय इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली के नज़दीक है वहाँ पर बनाया और सुल्तान की उपाधि भी धारण की। और जो पहली राजधानी थी गुलाम वंश की वो लाहौर थी। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बताया। अपनी उदारता के लिए उसको लाख बख्श भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, ऐसा हिस्ट्री में है कि अगर कोई उससे दान मांगने के लिए आता था और उसके पास मीन्स कहीं रास्ते में होता था और उसके पास कुछ नहीं होता दान देने के लिए, तो अपने जो शरीर में मोतियों के हार वगैरह ये पहने रहता था, उसको जो है ना दान दे दिया करता था। तो इसी वजह से उसको लाख बख्श के उपाधि भी दी गई। उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगन या पोलो खेलते हुए, चौगन में जो प्रेजेंट पोलो है, घोड़े के ऊपर जो है ना चढ़ के जो है ना बॉल को स्टिक से स्ट्राइक किया जाता है, तो घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हुई थी। और अगर आर्किटेक्चर के निर्माण की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 मस्जिदें हैं। और ये भी हिस्ट्री में है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ना एक सूफी संत हुआ करते थे उस टाइम पे, वहाँ उनकी जो है ना बेसिकली उनके रेस्पेक्ट में, उनके क्या नाम है आदर में जो है ना एक कुतुब मीनार जैसा हम जानते हैं दिल्ली में महरौली में है, तो उसका निर्माण कराया था। और जो कुतुब मीनार का जो उसने प्रेरणा ली थी, प्रेरित था वो मीनार जाम जो अफगानिस्तान में, उससे उसकी प्रेरणा ली थी।
और ये भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया वो एक विजय टावर के रूप में भी उसको स्थापित किया था, क्योंकि उस टाइम पे उसने जो है ना पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट जो है ना जो जीत हासिल की थी तराइन के युद्ध में, जो है ना 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन थी, उस पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल की पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो उसकी याद में भी विजय टावर का निर्माण कराया, जो कि विजय टावर कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार के रूप में जो है ना उसको स्थापित किया था। कुतुब मीनार जो है ना एक जो उसका परिसर है, कुतुब मीनार जहाँ पर स्थापित है, वो एक सबसे पहले लाल कोट फोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि अनंगपाल तोमर ने वहाँ पर एक किले का निर्माण कराया था, जो पहला शासक था दिल्ली का। तो दिल्ली की स्थापना जो है ना कहा जाता है कि अनंगपाल तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की थी, जो सबसे पहले उसकी जो है ना एक दिल्ली में जो शासन हुआ करता तो तोमर वंश का सबसे पहला शासन था, तो उसका स्थापना अनंगपाल तोमर ने की थी। उसी ने ही लालकोट फोर्ट का निर्माण कराया था, और उसी परिसर में फिर उसने पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया था। और जब वो खंडर था तो उस समय जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहीं पर ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो ये इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी है उस जगह की। कुतुबुद्दीन ऐबक की साहित्य और लिटरेचर के पीछे रुचि जो है ना बहुत ही ज़्यादा विख्यात थी, और इसी वजह से उसने हसन उन निजामी एक लेखक हुआ करते थे जो बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिन्हें ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना की, और फखरुद्दीन भी थे जिन्होंने तारीख मुबारक शाह, ये दो पुस्तक हैं और दो लेखक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एग्जाम्स में आप देखेंगे पिछले के पेपर्स के उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे, एसएससी और यूपीपीसीएस यूपीएससी में, इन पुस्तकों और इनके लेखकों के बारे में पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन उन निजामी जिसने ताजुल मासिर पुस्तक लिखी, और फखरुद्दीन जिन्होंने तारीख मुबारक शाह पुस्तक लिखी, इनको संरक्षण तक प्रदान किया था। ये इससे पता चलता है कि वो लिटरेचर और रचनाओं काव्य के प्रति उसका जो रुझान जो है ना कितना है। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल देखते हैं तो उसका कार्यकाल जो है ना मोहम्मद गौरी के टाइम पे उन्होंने जितना विस्तार किया था, बेसिकली उसकी हेल्प की थी, मदद की थी मोहम्मद गौरी को राज का विस्तार करने में। उसके पश्चात जैसे मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, उसने अपना राज का विस्तार नहीं किया और केवल उतना ही राजपाट रहा जितना मोहम्मद गौरी के टाइम पे था। तो इस तरीके से कहा जाता है सम्राट के रूप में उसकी उपलब्धियां जो है ना एकमात्र छाया के रूप में थी, जबकि उसने गवर्नर या वायसराय के रूप में उपलब्धियां उसकी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसने जो है ना इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो इतना विस्तार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से ही मोहम्मद गौरी ने किया था। इस्लाम के प्रति उसकी भक्ति ये देखा जाता है कि उसने दिल्ली और अजमेर में, जैसा कि हमने पढ़ा है, दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और 18 दिन का झोपड़ा, ये दो मस्जिदों का निर्माण कराया। तो ये उसका इस्लाम के प्रति जो है उसकी भक्ति और उसकी श्रद्धा को दर्शाता है। अपनी स्थिति को पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं कर सका था, ये बोला जाता है इतिहास में, और इसके पश्चात ये इस तथ्य से प्रतीत होता है कि उसने एक जो अपना उत्तराधिकार घोषित किया था उसका दत्तक पुत्र था बेसिकली, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है ना गद्दी पर बैठा था, जिसे आराम शाह आराम बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अंतिम दिनों में उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि उसने जो अपना उत्तराधिकार घोषित किया, उसका दत्तक पुत्र आराम शाह या आराम बख्श, उसको जो है ना तुर्की के रईस थे, तुर्की नोबल्स थे, उन्होंने उसको हटा दिया और सिंहासन पर जो है ना किसने जगह ली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद था इल्तुतमिश, उसने उसकी जगह ली। तो दूसरा सुल्तान इल्तुतमिश ना होके आराम शाह या आराम बख्श था, जिसको जो तुर्किश नोबल थे उन्होंने उसको राजगद्दी से हटा दिया था। तो जो तुर्की रईस थे उन्होंने इल्तुतमिश को जो है ना आराम बख्श या आराम शाह की जगह पर बिठा दिया। महत्वपूर्ण विजयों के बारे में देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने जो महत्वपूर्ण विजयों में पार्टिसिपेट किया, 1192 में अजमेर और मेरठ के विद्रोह को कुचल दिया, और ये 1194 का युद्ध जो चंदावर का युद्ध है, ये बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। चंदावर का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और जो गढ़वाल शासक था, गढ़वाला शासक के नाम से जाना जाता है, वो था जयचंद। तो ये चंदावर के युद्ध में भी उसने पार्टिसिपेट किया था और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था अगेंस्ट गढ़वाला रूरल जयचंद। 1202 में उन्हें बुंदेलखंड में एक फोर्ट है जो बहुत प्रचलित हुआ, और आगे चल के जो है ना इसी फोर्ट में कालिंजर के किले को जो है ना जीतने में जो है ना शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी, तो उसी कालिंजर के किले को
राजपूतों से जो है ना इसने जीत हासिल की थी किले पर, और महोबा पर भी कब्जा किया था। अभी बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश से, जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और ये जन्म इसका जो है ना सेंट्रल एशिया की इल्बारी जनजाति में हुआ था। इल्तुतमिश का जन्म, और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। 1211 ईस्वी में इसने जो है ना आराम बख्श को हटाने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर क्या किया, कब्जा किया था। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1211 और 1236 के बीच में उसका कार्यकाल था, जैसा हमने अभी पढ़ा, तो सेंट्रल एशिया इल्बारी जनजाति का था। तो ये पूछा जाता है इसकी जो जनजाति है कि इल्बारी जनजाति का इनमें से कौन शासक है जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, दामाद था, और आराम बख्श को हटा के गद्दी पर बैठा। उस समय बदायूं का क्या था, एक गवर्नर था। इसको इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली में एक जो सल्तनत काल की स्थापना हुई थी, और यहीं पर ही इसने जो है ना सबसे पहले जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली को बनाया। और उससे पहले जैसे हमने पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो यहाँ पर इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसने ये हिस्ट्री में जो एक आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है ना मंगोलों का आक्रमण जो है ना किस बेसिकली सल्तनत काल के शासक के टाइम पे हुआ था, तो ये इल्तुतमिश है, जिसके शासनकाल में सबसे पहले मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और चंगेज खान, जिसे तामुजिन के नाम से भी जाना जाता है, उसने सबसे पहले आक्रमण किया था, वो इंडस तक पहुंच गया था। उसका रीजन ये था कि वो ख्वारिज्म का एक शासक था जलालुद्दीन मकबरनी, उसको पीछे कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने उस शासक को आश्रय देने से, एसिलम देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो है ना चंगेज खान वापस लौट गया था। तो इस तरीके से ये पूछा जाता है कि उसने जो है ना दिल्ली को नष्ट होने से जो है ना मुगलों के आक्रमण से नष्ट होने के लिए किस शासक ने बचाया, तो वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक सिक्का भी जारी किया था, दो बेसिकली सिक्के जारी किए थे। एक चांदी का सिक्का था जिसको टंका बोलता थे, और एक तांबे का सिक्का था जिसको जीतल बोलते थे। और ये दोनों सिक्के जो है ना इल्तुतमिश ने ही जारी किए। और उसने इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत की। इक्ता प्रणाली क्या होती है, एक तुर्की भू राजस्व प्रणाली थी। मीन्स जैसे वेतन के स्थान पे जो है ना एक एकता या जगह या एरिया दे दिया जाता है। बेसिकली उस रीजन से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो उसका जो ना पे का काम करता था। तो एक एकता के वेतन पर आधारित प्रणाली थी, भू राजस्व प्रणाली, जिसको बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, हम पढ़ेंगे कि उसने वंशानुगत कर दिया था। मतलब हेरिडिटी वहाँ पर जिसको एक बार एकता मिल गई उसके बाद उसका जो है नए वंशज है उसका वो अधिकार हो गया उनका, और इस तरीके से ये वंशानुगत हो गया। इल्तुतमिश को नागरिक प्रशासन और सेना में सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उसने नई भर्ती किया और अपने सेना को सुदृढ़ किया ताकि वो बाहरी आक्रमण से अपने जो है ना रीजन, अपने राज्य को बचा सके। उसने एक महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने जो एक 40 दास क्या जो नोबल थे वहाँ के रईस थे, 40 वो दास थे, उसको एक 40 लोगों के समूह की स्थापना की, आधिकारिक कुलीन समूह की, जिसे चहलगानी चालीसा के नाम से जाना जाता है। मतलब 40 का समूह। उसका पर्पस ये था कि जो भी राजकाज की जो इश्यूज होते थे, कोई समस्याएं और आक्रमण वगैरह और राजकाज चलाने से लेके सारी चीज़ों में इन 40 का जो है ना उससे राय मशवरा किया करता था। और आगे चल के इन्हीं 40 का जो है ना एक जो है ना इंटरफेयर हो गया कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा, तो ये 40 ही इसको जो है ना संभालते थे। और आगे हम देखेंगे कि रजिया सुल्तान के बाद डिफरेंट शासक हुए थोड़े थोड़े साल के लिए, उनको हटाने और बैठाने का काम ही यही 40 आधिकारिक कुलीन समूह दासों का, चहलगान ये 40 यही करते थे, जिसको बाद में बलबन ने इसका समूह का ही अंत कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी जो है ना जो लिटरेचर के प्रति उसकी काफ़ी श्रद्धा थी, तो उसने एक जो उनके राज्य में संरक्षण दिया लेखक का, वो थे मिन्हज उस सिराज। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिन्होंने तबाकत ए नसीरी नामक पुस्तक की रचना की। तो ये क्वेश्चन आता है कि मिन्हज उस सिराज की जो
लेखक थे वो किस शासक के शासनकाल में थे, तो वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में थे और तबाकत ए नशीरी नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इल्बारी जनजाति के थे जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से उन्होंने अलंकरण पत्र प्राप्त किया था। चूंकि इसने आराम बख्श को डिस्पोज कर दिया था, हटा के गद्दी पर बैठा, तो वहां से बगदाद का खलीफा था मंसूर, वहां से इसको अलंकरण पत्र प्राप्त किया। चूंकि उस समय बगदाद के जो खलीफा है वो मुसलमानों के सबसे सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता था, तो अगर उनका अलंकरण पत्र इसको मिल गया तो एक जस्टिफाई होता था कि ये लॉ बेसिस पे जो है ना राजा बना है। तो इस तरीके से 1229 ईस्वी में उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अपने राज्य के मतलब अपने शासनकाल के अंत में उसने अपनी पुत्री जो है ना, उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको नामित कर दिया था कि मेरे आगे चल के मेरी उत्तराधिकारी जो है ना मेरी बेटी रजिया होगी। इस तरीके से जो हिस्ट्री है उसमें वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी। बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, और उसने कई विद्वानों का संरक्षण भी किया था, जैसे हम पढ़ चुके हैं। और उसके शासनकाल में कई सूफी संत भी भारत आए थे, जैसे कि मीनज व सिराज, ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क, मोहम्मद जनीदी। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके शासनकाल में मोहम्मद जनीदी भारत आए थे। फारूक मुल्क इसामी, जिन्होंने काफ़ी पुस्तकों की रचना की थी, ये भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। इल्तुतमिश से पहले जो सिक्के जारी किए थे, वो जो जितने भी आक्रमणकारी हुए थे उस समय जो है ना इंडिया पर जो है ना नॉर्थ वेस्ट पास्ट से आक्रमण हुआ करता था, उन्होंने जारी किए थे। और वो इंडियन कल्चर से इस तरीके से प्रभावित थे कि जो उनके सिक्के हुआ करते थे उसमें संस्कृत पात्रों का भी जिक्र हुआ करता था, और यहाँ तक कि बैल और शिवलिंग की तस्वीर भी उसके ऊपर जो है ना वो छापा करते थे। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उसके पश्चात उसने जो है ना शुद्ध अरबी का सिक्का पेश किया, और वह पहला सुल्तान था भारत में जिसने शुद्ध अरबी का सिक्का पेश किया। ये भी एग्जाम्स में बहुत ही पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था 175 ग्राम का, वो एक मानक सिक्का के रूप में उभरा, और जो आधुनिक रुपये का आधार भी माना जाता है वो भी इसी को ही माना जाता है। जो कॉपर जीतल उसने इशू किया था, जारी किया था, उससे प्रेरित होकर बाद में बलबन ने जो है एक सोने का टंका ये सिक्का भी जारी किया था, जो इल्तुतमिश के कॉपर जीतल के समान ही उसका वजन था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की विभिन्न चुनौतियां बचाने के लिए इल्तुतमिश ने जो है ना अपने राज्य को बहुत ही सुदृढ़ किया था। यहाँ तक कि उसने जो है ना याल्दुज और कुबाचा जैसे शक्तिशाली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है ना राज करते थे, उनको भी उनका भी अंत किया, और बंगाल में जो खिलजी था उसका भी दमन किया, जिसकी वजह से उसका राज्य संरक्षित हो गया। उसने जो आसपास के राजपूत राजकुमार थे उनको भी, उनके राज को भी समाप्त किया और भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, लगभग पूरा का पूरा जो है ना नॉर्दर्न इंडिया। इस तरीके से जो एक्चुअल में मुस्लिम सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी वो इल्तुतमिश के शासनकाल से ही माना जाता है। लाहौर के बजाय उसने जो है ना दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, और इससे पहले वो बदायूं का सूबेदार था, जैसा पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात जो सुल्तान गद्दी पर बैठा, बेसिकली वो वुमन थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ईस्वी तक उनका कार्यकाल माना जाता है। हालांकि इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकार के रूप में नामित किया था, लेकिन जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो चालीसा थे चहलगानी, 40 दास, तो जो चालीसा थे उन्होंने जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और रुकनुद्दीन फिरोजा उसको जो है ना रईसों ने गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन अल्टीमेटली रजिया सुल्तान ने जो है ना रुकनुद्दीन फिरोजा को गद्दी से उतार दिया और खुद सिंहासन पर विराजमान हुई। वह पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वो लोगों के प्रति काफ़ी लोकप्रिय थी, और परंतु वो रईसों जो भी नोबल्स हुआ करते थे, धर्मशास्त्रियों को स्वीकार नहीं थे। मेन रीजन ये था कि शी वाज वुमन, वो एक वुमन थी, और इसके पश्चात उसके कुछ रिलेशन थे दास याकूत के नाम से, उसकी वजह से भी जो रईस और धर्मशास्त्री उससे खफा थे। उसके बाद जैसे ही वो गद्दी पर बैठी तो कई जगह पर जो है ना विद्रोह हुआ, लाकि मुल्तान, बदायूं, हाँसी, लाहौर, यहाँ के सूबेदारों ने विद्रोह किया, और अल्टीमेटली जो भटिंडा में एक विद्रोह हुआ था जिसका सूबेदार अल्तूनिया था, उसको विद्रोह का अंत करने के लिए रजिया ने भटिंडा जो है ना मार्च किया, और याकूत भी उसके साथ था।
बठिंडा में जो है ना, जो अल्तूनिया था उसने याकूत की हत्या कर दी थी और बाद में रजिया को अपनी कैद में ले लिया था। और इसके पश्चात जब अल्तूनिया के साथ जो है ना रजिया दिल्ली वापस लौट रही थी तो 1244 ईस्वी में 1240 हरियाणा के कैथल के पास उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके से जो है ना रजिया सुल्तान का जो साम्राज्य था और उसका जो शासनकाल का अंत हुआ। रजिया सुल्तान जब 1240 में उसकी हत्या हुई, उसके पश्चात 1266 ईस्वी तक कई उत्तराधिकार हुए। जैसा हमने पढ़ा कि जो चहलगानी थे वो किसी न किसी को जो है ना गद्दी पर बिठा दिया करते थे, फिर हटा दिया करते थे। ये प्रोसेस चलता रहा 1266 ईस्वी तक। उसके बाद जो है ना बलबन जो है ना गद्दी पर विराजमान हुआ और जो गुलाम वंश है उसका सबसे शक्तिशाली अगर शासक की बात करें तो बलबन ही होता था। लेकिन 1246 से 1287 की अवधि जो थी वो बलबन का काल कहा जाता है। उसमें वो रिएजेंट का काम करता था और शासक कुछ और हुआ करते थे, जिनके बारे में हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह नामक शासक हुआ जो 1240 से 1242 ईस्वी तक केवल 2 वर्षों के लिए शासक बना। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 ईस्वी तक शासक रहा। नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो 46 से 66 ईस्वी तक शासक रहा। तो बलबन जो है ना नसीरुद्दीन महमूद का ही रीजेंट था और अंत में बलबन 1266 से 87 ईस्वी तक बलबन ने शासन किया। तो कभी कभी ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के बाद कौन कौन से शासक आए, तो ये क्रोनोलॉजी किसके बाद कौन आया ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो ये क्रोनोलॉजी को आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह जो 1240 से 1242 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा, वो मात्र 2 साल के लिए ही गद्दी पर बैठा और उसकी जो है ना हत्या कर दी गई थी उसी चालीसा समूह के द्वारा। रजिया के बाद इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था बहरम शाह, उसको चालीसा ने गद्दी पर बैठाया। लेकिन उसको एक वास्तविक नाम जो है ना केवल शासक के रूप में जाना जाता है कि हाँ ये शासक है, लेकिन एक्चुअली में जो है ना नायब मामलुकत जो रिएजेंट हुआ करता था उसका शासन चलता था। लेकिन अल्टीमेटली जब बहरम शाह ने अपनी अथॉरिटी दिखाई तो उसने जो है ना चालीसा ने जो है ना उसको भी जो है ना अंत कर दिया। बहरम शाह के बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद जो 1242 से 1246 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। वह रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था जो चालीसा ने जब इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया, जिसको रजिया ने गद्दी से उतार दिया था, उसका ही बेटा था। लेकिन बलबन और नसीरुद्दीन महमूद उनकी माँ थी मल्लिका जीशान, उनका राज चलता था और बाद में जो है ना इनकी भी हत्या कर दी गई थी अलाउद्दीन मसूद की। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद जो है ना गद्दी पर बैठा। 1246 से 1266 ईस्वी का कार्यकाल था। नसीरुद्दीन महमूद को देवरेसी किंग के नाम से जानता क्योंकि बहुत ही धर्मपरायण था और वो केवल जो है ना कुछ ही समय तक जो है ना शासन किया। 1266 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु होगी। इसके पश्चात जो शासन आता है वो गयासुद्दीन बलबन का आता है 1266 से 1287 ईस्वी के बीच। बलबन 1266 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ये एक इलबारी तुर्क था। तो 1266 में जब बलबन बैठा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1266 में बलबन ने अपने राज्यकाल और काल की शुरुआत की वो किस वंश से बिलोंग करता था। वो इलबारी तुर्क था। उसका वास्तविक नाम था उलूग खां। उसने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को बेसिकली उसके रिएजेंट के रूप में भी काम किया था। गयासुद्दीन बलबन जाना जाता है जो चालीसा थी और चहलगानी थी उसकी शक्ति को जो है ना तोड़ने के लिए बेसिकली उसकी शक्ति को बंद किया और चालीसा का अंत भी जो है ना बलबन ने ही किया था। बलबन ने अपने जो साम्राज्य था वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है उसके खिलाफ कुछ साजिश वगैरह हो रही है नहीं हो रही, इसकी वजह से जो है ना उसको स्वयं को सूचना मिलती है, इसलिए उसने जासूसों का भी मतलब स्पाइस डिपार्टमेंट और जासूस विभाग की स्थापना की और अपनी जो सेना को मजबूत किया ताकि वो बाहरी आक्रमणकारियों से बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ सके। बलबन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण बात हुई कि जो अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए बलबन ने सबसे पहले एक सैन्य विभाग की स्थापना की, दीवाने अरज। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि दीवाने अरज की स्थापना जो है ना किसने की थी, किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में दीवाने अरज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना हुई थी।
बलबन जो फारसी सभ्यता थी वहाँ से बहुत ही प्रभावित था और उसी सभ्यता से प्रभावित होकर जो है ना अपने खुद को एक उपाधि दी थी जिसे जिले इलाही की उपाधि बोला जाता है और ये भगवान की छाया का खिताब भी कहा जाता है। तो ये खिताब जो है ना सबसे पहले बलबन ने जो है ना ईरानी प्रथा को फॉलो करते हुए ये हासिल की थी और अपने आप को जिले इलाही की उपाधि दी थी। जब उसका शासनकाल के अंतिम दौर आया तो उसका बेटा जो है ना मोहम्मद की मौत हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना वो काफी टूट गया था और उसके पश्चात उसने राजकाज से जो है ना मोह भंग हो गया था। बेसिकली मोहम्मद की मौत जो है ना 1284 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे ही। तो उस आक्रमण को जो है ना विफल करते समय जो है ना उसकी डेथ हुई थी और इसके पश्चात उसका गुलाम था तुगरिक, उसको भी मंगोलों ने पकड़ लिया था और उसका बीहिट कर दिया था, मतलब सर कलम कर दिया था। तो इन चीज़ों से जो है ना वो काफ़ी दुख हुआ था और उसके पश्चात उसने जो है ना राजकाज से उसका जो है ना मन उचड़ गया था। ये भी कहा जाता है कि बलबन कला और साहित्य के प्रति एक महान संरक्षक था और उसने एक शासनकाल में जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है ना कवि हुए हैं जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। उनकी एक पुस्तक थी तारीख़ अलाई खजाइन फतूह। ये पुस्तक जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमीर खुसरो जो है ना उन्होंने जो है ना जो अलाउद्दीन खिलजी है चित्तौड़गढ़ पर जो उन्होंने आक्रमण किया था उसका ही विवरण जो है ना उन्होंने खजाइन फतूह में दिया है, जो कि एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत हुआ करते थे, उनके शिष्य थे और इनको जो है ना तोता ऑफ इंडिया यानी पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। 72 साल तक जो है ना उनकी उम्र थी और उस पीरियड में जो है ना उन्होंने 60 साल बेसिकली दिल्ली सल्तनत के महल में गुजारे और लगभग 10 अलग अलग शासकों को इन्होंने जो है ना इनका कार्यकाल देखा था। 10 अलग अलग शासकों में आदि शासक आपका जो है ना स्लेव डायनेस्टी या दास प्रथा, उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी से और उसके बाद जो है तुगलक, उनमें से कुछ डायनेस्टी के शासनकाल भी इन्होंने देखा। इन्होंने एक डिक्शनरी का रचना की थी खाली के बारी, जिसे सबसे पुरानी मुद्रित शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदी और फारसी भाषा में भी इसको लिखा गया था। अब कव्वाली का पिता यानी फादर ऑफ कव्वाली जो है ना इनको ही बोला जाता है और फारसी अरबी भाषा में जो है ना इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पेश किया और ख्याल और तराना ये प्रमुख गायकी हैं जिसको उभारने में और इसका विकास करने में जो है ना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ख्याल गायकी को बाद में जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला जो अवध के नवाब हुआ करते थे उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा विस्तार किया और शास्त्रीय जो संगीत है हिंदुस्तानी संगीत है उसको जो है ना अपने पीक या चरम पर पहुंचाया। बलबन ने ही जो ईरानी प्रथा थी कि सिजदा और पाबोस इस दो प्रथाएं थी और राजा का जो है अभिनंदन करने की वो ग्रहण की। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिजदा और पाबोस की प्रथा सबसे पहले भारत में किस शासक के शासनकाल में आई। तो सिजदा का मतलब होता है कि जब लोग शासक के नज़दीक पहुंचते हैं तो झुक कर प्रमाण करते हैं और पाबोस का मतलब सुल्तानों को पैरों को चूमना। तो ये सिजदा और पाबोस कुछ एक परंपरा है जो ईरानी सभ्यता से प्रेरित होकर बलबन ने अपने राजकाज में भी लागू किया। जाना जाता है 40 एकांत भी बलबन ने किया और एक सैन्य विभाग दीवाने अरज का निर्माण किया, हम पढ़ चुके हैं। और उसने मुगलों से मुकाबला करने के लिए एक सेना का निर्माण किया। दीवान अरज के नाम से जो उन्होंने सेना का डिपार्टमेंट बनाया और उसको जो है ना बनाना और नायक के पद को जो भी समाप्त किया। तो दीवान अरज जो है ना वो सैन्य विभाग का देखरेख किया करता था। तो इस तरीके से हमने बलबन के बारे में डिस्कस किया, उसके राज्य विस्तार और उसकी नीतियों के बारे में डिस्कस किया। तो आखिरी सुल्तान जो स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का हुआ करता था वो है मुइजुद्दीन कैकुबद, जो 1287 से 1290 ईस्वी के बीच गद्दी पर बैठा। कैकुबद जो है ना बलबन का पोता था और उसके पश्चात जो है ना गद्दी पर बैठा, जिसके वो केवल 3 ही साल शासक कर सका और बाद में जो है ना खिलजी परिवार ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजगद्दी हथिया ली। तो लास्ट सुल्तान जो स्लेव डायनेस्टी का था वो मुइजुद्दीन कैकुबद
था। इस तरीके से आज स्लेव डायनेस्टी का हमने स्टडी किया और डिफरेंट जो शासक उनकी नीतियां, उनके राज्यकाज में कौन लोग शामिल हुए और उनका कार्यकाल किस तरीके से बीता, इस बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।